नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पर। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपदा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक प्राकृतिक आपदा घटित हुई बेसिकली। तो हम लोग और भी कहीं भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, कभी कभी एवलांच हो गया, जैसे हिमस्खलन उत्तराखंड में हुआ है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक आपदा है क्या, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, आपदा क्या है, क्यों ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके अगर देखेंगे तो थर्ड पेपर में, मेंस के थर्ड पेपर में सिलेबस दिया गया है, आपदा प्रबंधन के बारे में दिया गया है। लेकिन जो लोग सिविल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी इन आपदाओं को जानना चाहिए, बेसिक्स चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, अभी हम जो ये वीडियो शुरू कर रहे हैं इसमें आप ये देखेंगे कि पूरा वीडियो देखने के बाद जितने टाइप की आपदाएं हैं आपने जीवन भर सुना होगा, उन सब आपदाओं का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको कैसे इनसे बचना है, क्या करना है, इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो निबंध लिखने में निबंध के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, थर्ड पेपर में मिल जाएगा। किसी घटना को समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपदा से। तो पहला शब्द हुआ ये आपदा क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लिखना शुरू करें हम बात, तो हम एक पहले आपको समझा देते हैं कि आपदा क्या है। जैसे आपदा क्या है, तो आपदा जो है एक अचानक घटित होने वाली घटना है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है आपदा। ठीक है, और इसको ये अचानक होती है, इसका कोई ज़्यादा पूर्वानुमान भी नहीं हो सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, और इससे मानव जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जन धन की हानि होती है। ठीक है, तो ये आपदा कहलाएंगी। अब देखिए, आपदा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आपदा दो प्रकार से होती है। कौन कौन से? एक की तो प्रकृति जिम्मेदार है ना, कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से होती हैं, कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जो मानवीय कारणों से होती हैं, मानव जिसके लिए जिम्मेदार है। तो प्राकृतिक आपदाएं, तो पहली हुई प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदा जिस प्राकृतिक आपदा की परिभाषा क्या होगी, वही कि ऐसी अनहोनी घटना या अनिश्चित घटना जिसके लिए प्रकृति जिम्मेदार होता है, मानव जिम्मेदार नहीं होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखेंगे। और दूसरी है ऐसी अनहोनी घटनाएं जिससे मानव जीवन की बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो, उसको हम लोग, उसका जिम्मेदार कौन हो, मानव हो, उसको हम लोग मानवीय आपदाओं के अंतर्गत रखेंगे। तो दूसरी हो गई मानवीय आपदा। देखिए, हम पहले मानवीय आपदा पढ़ लेते हैं, फिर प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे, फिर ये चमोली वाली हम बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मानवीय आपदा देखते होंगे क्या है। जैसे युद्ध में मान लीजिए आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब उस युद्ध में क्या, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिरा दिए गए, उससे कितनी बड़ी जन धन की हानि हुई। ठीक है, तो बड़े युद्धों, जिसे मानवीय आपदाओं के अंतर्गत आएगी, जैसे युद्ध, और उसमें कौन सा, परमाणु बम का प्रयोग, हाइड्रोजन का प्रयोग, ये सब मानवीय आपदा हो गई। दूसरी आपदा देखे होंगे, जैसे अपने देश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मानव है कि नहीं? भोपाल गैस कांड आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जानते होंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ रात में, और इस गैस के रिसाव से एक कंपनी थी, पेस्टिसाइड कंपनी, जानते होंगे पेस्टिसाइड कंपनी, जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और बहुत सारे लोग अचानक मारे गए। ठीक है, तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा हुई। इसका जिम्मेदार तो प्रकृति है नहीं, जहरीली गैस फैली है वायुमंडल में, तो इसका रिसाव कौन होगा, इसका जिम्मेदार मानव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ जैसे नाभिकीय रिएक्टर कहीं हो जाए, चारनोबिल की घटना आप सुने होंगे यूक्रेन में, तो नाभिकीय रिएक्टर का वहाँ पे रिसाव हो गया, चारनोबिल घटना। चारनोबिल यूक्रेन का एक स्थान है जहाँ पे एक विद्युत रिएक्टर था, उसमें से रिसाव हुआ, रेडिएशन निकला, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। तो इसके लिए भी प्रकृति न जिम्मेदार हो गए, कौन जिम्मेदार है, मानव जिम्मेदार है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं या ऐसी घटनाएं
में बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि होती है, ये घटनाएं अचानक होती हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहेंगे। अगर जिम्मेदार मानव है तो उसको हम लोग मानवीय आपदा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं आप देखते होंगे यहाँ पे मैंने इसका वर्गीकरण किया है कि कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो आपके जीवन में अक्सर घटित होती हैं। तो आप देखे होंगे कि वायुमंडल, जैसे वायुमंडल की घटना के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है, उसको आप देखिएगा। बर्फानी तूफान, जैसे अपने यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ठंडे प्रदेशों में पूरा बर्फ भरा तूफान अगर आ जाए, ठीक है, और पूरे क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ फैल जाए, सारे मानव और उनका घर मकान सब नष्ट हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार जो कि वायुमंडल घटना से घटित होती है, तो आपके यहाँ तो कम सुनाई देगा, लेकिन ठंडे प्रदेशों में नॉर्वे, यूक्रेन या कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में आपको इस प्रकार के तूफान बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्राकृतिक आपदा हो गई। ठीक है, जैसे दूसरी ही वायुमंडल की घटना से घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, आप देखे होंगे कि बारिश के साथ हम लोगों के यहाँ भी कभी कभी बिजली इत्यादि गिरती है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा हो जाती है। टार्नेडो आप खूब सुने होंगे। टार्नेडो जिससे उष्णकटिबंधीय तूफान जो खासकर कैरेबियन सागर में आता है, कैरेबियन सागर वो बहुत लंबे क्षेत्रों को प्रभावित करता है ना, मैक्सिको खाड़ी में खासकर। कैरेबियन सागर है, मैक्सिको खाड़ी से उत्तरी अमेरिका या यूएसए के शहर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये सब वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आ गया। उसके बाद एक और है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आप जानते होंगे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अभी भारत में भी आता है तो इसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। चीन के दक्षिणी चीन सागर में आएगा टाइफून कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आएगा विली विलीज कहेंगे, और यहीं अमेरिका में जब आता है इसका नाम हो जाता है टॉर्नेडो। तो देखिए, जब चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय गर्मियों के समय वाला ये चक्रवात वैसे दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे देखिए, अभी उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, फिर आंध्रा के तट को चक्रवात प्रभावित किया जो हिंद महासागर में आते हैं, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बहुत संपत्ति का नुकसान होता है। चूँकि अब प्रेडिक्शन होने लगा है तो लोग तो काफ़ी लोग बच जाते हैं, लेकिन फिर भी मकान और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस प्रकार के चक्रवातों से। ठीक है, फिर वायुमंडलीय घटनाक्रमण एक और भी घटना, प्राकृतिक घटना घटित होती है जिसको हम लोग सूखा कहते हैं। सूखा आप लोग सुने होंगे, बहुत बार निबंध में भी आया है कि सूखा क्या है, जितनी जल की मात्रा है उससे जल की आपूर्ति कम हो, जितनी जल की ज़रूरत है और जल आपको कम मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखा। आप परिभाषा यही होगी कि आवश्यकता के अनुसार जल की आपूर्ति न हो पाना सूखा कहलाता है। उससे देखिए बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, मवेशी मारे जाते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं, तो हम लोग सूखा कहते हैं। ये सारे जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं किसी कारण होती हैं, ये सब वायुमंडल में घटित होने वाली एक प्राकृतिक आपदा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कुछ पूछा जाता है निबंध में तो ये सूखा पूछा जाता है, या कभी कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दो के अलावा नहीं पूछा जाएगा आपसे मेंस में लिखने को। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों आता है, ठीक है, और इससे क्या बचाव हो सकते हैं, तो इस पर अभी हम लोग बचाव की चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मेन आपको दो जरूर याद रखना है, सूखा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये किस टाइप प्राकृतिक आपदा है? वही वायुमंडलीय कारणों से घटित होने वाली ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, दूसरा आइए भौमिक मतलब जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो भूमि पर होती हैं, भूमि, एरियल इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरियल। ठीक है, तो भूमि पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें से एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है भूकंप। ठीक है, भूकंप आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इससे भी बहुत बड़ी जन और धन सबकी हानि होती है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, भूकंप के कारण क्या है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार से होती हैं। तो एक टेबल बनती है, सामने आपके टेबल लिखी गई है। तो एक वायुमंडलीय हो गई, दूसरी भौमिक प्राकृतिक आपदा, जिसमें आपने देखा भूकंप, फिर ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी फटता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जैसे अभी देखिए इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था हाल ही के दिनों में, सेलेविस द्वीप पे। ग्वाटेमाला में एक फ्यूगो ज्वालामुखी फटा था। ठीक है, फिर एक है भूस्खलन, लैंडस्लाइड इसको बोलते हैं। ये भूस्खलन ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे भूमि का कोई टुकड़ा, खासकर उत्तराखंड इत्यादि में आप देखे होंगे
पहाड़ों से भूमि का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर जाए और नीचे की जो घाटी में शहर बसे हुए हैं, मकान हैं, सब ध्वस्त हो जाएं, बहुत सारे लोग मारे जाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्खलन। ठीक है, इसी के साथ सापेक्ष एक और प्राकृतिक घटना है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन, एवलांच। इंग्लिश का शब्द है एवलांच, हिंदी में इसको भूस्खलन बोलते हैं, सॉरी हिमस्खलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पहाड़ों पे ही होगा या फिर बहुत ठंडे प्रदेशों में, दो ही स्थान पे हो सकता है जहाँ पे बर्फ हो। पहले अभी हम समझेंगे हिम क्या है या हिमनद क्या है या ग्लेशियर क्या है, अभी हम इसी पे आएंगे। मेरा मेन टॉपिक आज यही है, हिमस्खलन जो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको आपको समझा दें तब। तो ये हिमस्खलन क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। हिम क्या होता है, हिमस्खलन क्या होता है? तो ये बेसिकली कहाँ पे होगा? ये तो बहुत ऊंचाई के पहाड़ी क्षेत्रों में होगा जहाँ पे हिम जमा हो और ये हिम पूरा बड़ा सा हिम इकट्ठे गिर पड़े नीचे। ठीक है, तो आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र होगा सब टूट जाएगा। ठीक है, लोग भी जो इसकी चपेट में आएंगे मारे जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। ये सब कैसे होगा हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, जैसे उत्तराखंड में हुआ है। तो एक प्राकृतिक आपदा ये हिमस्खलन भी हुई। ठीक है, इसके बाद तो ये मुख्य रूप से भौमीय प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप अक्सर पूछा जाता है, ज्वालामुखी भी पूछा जाता है, भूस्खलन भी पूछा जाता है। क्योंकि अभी चमोली में हिमस्खलन हुआ है, इसलिए आने वाली परीक्षाओं में हिमस्खलन के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एवलांच हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगली प्राकृतिक आपदा टाइप में है जलीय प्राकृतिक आपदा, जो जल में होती है। तो उसमें बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। देखिए नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग उसमें क्या होते हैं? बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, फसलें नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं। तो ये बाढ़ क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ज्वार भाटा आप लोग सुने होंगे, समुद्रों में जो ज्वार उठते हैं, लहरें, उससे कैसे एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। और ये जो सबसे खतरनाक है सुनामी, देखे होंगे तमिलनाडु में 2004 आई थिंक 2004 के आसपास एक सुनामी घटना घटित हुई थी हिंद महासागर में। तो सुनामी क्या है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, जल के कारण होती है ना। कि जब भूकंप कहाँ आता है? समुद्रों में आता है, उससे जो लहरें उठती हैं उसको सुनामी कहा जाता है, जापान का शब्द है। उससे क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान होता है। सुनामी क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब एक प्राकृतिक आपदा है जैविक, ऐसी प्राकृतिक आपदा जो जीव जंतुओं से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, इनके कारण होती है। उसमें भी बहुत सारे लोग प्रभावित हों, उसको लोग हम लोग जैविक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मतलब इसका जिम्मेदार मनुष्य तो नहीं है, प्रकृति है, और इससे बहुत सारे मानव प्रभावित हों, उसको हम लोग जैविक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें एक प्रमुख आपदा भी आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा देश प्रभावित है, विश्व प्रभावित है, उसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक है, कितने लोग मारे गए, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। देखिए बहुत सारे देशों की, अपने देश की, इतने दिन तक लॉकडाउन हुआ, इतनी बार पहली बार हमें तो नहीं लगता किसी ने इतना बड़ा लॉकडाउन देखा होगा, है ना। तो कोरोना, उसी के साथ देखिए टिड्डी अटैक, टिड्डियों का एक जीव था टिड्डी ना, उसी समय टिड्डी भी आए थे, फसलों को नुकसान कर रहे थे, हैं। तो टिड्डी या बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस प्रकार की, या इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, इस प्रकार से होने वाली जो बीमारियां हैं, जिसका कारण जीव से होने वाली बीमारियां, और ये प्राकृतिक आपदा का रूप ले लें, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हों, उसको हम लोग जैविक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने देखा कि आपदाएं कितने प्रकार की हुई, मुख्य रूप से 4 प्रकार की, 1, 2, 3, 4। इसमें भी सब कैटेगरी हो गई, वायुमंडलीय में, भौमिक में, जलीय में और जैविक आपदाएं। ठीक है, देखिए ये आपदाएं कौन सी आपदा हैं? प्राकृतिक आपदा। इसका कारण प्रकृति है, ये प्रकृति में होने वाली एक घटना है। जैसे आप देखिए, अगर ज्वालामुखी कहते हैं ना फटे, ज्वालामुखी पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है ना, कि ज्वालामुखी अगर ना फटे तो पूरी पृथ्वी फट जाए। जो पृथ्वी के अंदर गैस होती है वो ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलती है ना। भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, या ज्वालामुखी फट रहा है, इससे भूकंप जैसी घटनाएं घटित। तो इसको मानव नहीं करता है ना, इसको मानव रोक सकता है। रोक सकता है क्या ज्वालामुखी को? नहीं रोक पाएगा। भूकंप को भी नहीं रोक सकता। ये तो प्राकृतिक आपदाएं प्राचीन काल से आती रही हैं। ना तो लैंडस्लाइड को रोक सकता है, ना हिमस्खलन को रोक सकता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हाल के दिनों में प्राकृतिक चीज़ों में मानव का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हस्तक्षेप से क्या हुआ कि इन प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता लगातार बढ़ रही है। जो पहले साल भर में या 10 साल में एक बार घटना घटित होती थी, अब ये साल भर में एक बार या 2 बार होने लगी है। तो ये
ये खतरनाक हो रहा है। मतलब प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मानव के हस्तक्षेप से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ना, इस पे हम लोग कंट्रोल करना है, इसको हमको रोकना है। ठीक है, कि मतलब जो प्राकृतिक आपदा मानव हस्तक्षेप के कारण आ जा रही हैं, उसी पे हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, प्रकृति को आप नहीं रोक पाएंगे, ये तो भूकंप आएगा है, ज्वालामुखी आएगा है, लैंडस्लाइड आएगा, लेकिन ज़्यादा ना आए, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, परमाणु को विस्फोट करेंगे, भूकंप आ जाएगा। बड़ा जलाशय कहीं बनाएंगे, बड़ा जलाशय बनाए, पानी पूरा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे उत्तराखंड में हिमस्खलन हुआ, पहाड़ों पे क्या हो रहा है, पहाड़ों पे सड़कें बन रही हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, सुरंग बनाई जा रही हैं, और नदियों की, पहाड़ी नदियों पे जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। उससे क्या हो रहा है, हिमस्खलन हो रहा है और भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, हिमस्खलन, एवलांच हो रहा है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा नियंत्रित कर लें, ये घटनाएं कम हो जाएंगी, है ना। तो इस पे हम लोग बात करना है। तो आपने देखा कि आपदा क्या है, उसकी परिभाषा आपने देखा। आपदा के प्रकार, आपदा के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। मानवीय आपदा में देखा, प्राकृतिक आपदाओं को देख लिया आपने। ठीक है, अब हम इसमें से बात करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा जो चमोली जनपद में हुई, तो हमारा मेन टॉपिक आज है हिमस्खलन। हिमस्खलन, एवलांच, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एवलांच, हिंदी में हिमस्खलन। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसकी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, एवलांच या हिमस्खलन क्या है। ठीक है, देखिए पूरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, अभी आपको पूरी चमोली घटना समझ में आ जाएगी कैसे क्या हुआ। तो हिमस्खलन क्या होता है, यहाँ से मैंने उठाया, एक ये भौमिक प्राकृतिक आपदा है, एक एरियल प्राकृतिक आपदा है, जो कहाँ पे ज़्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होगी या ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पे पूरा बर्फ़ जमा हो, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई। ठीक है, ये और पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे पूरा हिमनद होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आएगा, अभी हम लोग बात करेंगे, हिमनद क्या है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लेशियर। हिमनद क्या होता है या ग्लेशियर क्या होता है, इसको हम लोग समझें। देखिए हिमनद क्या है, ये ग्लेशियर क्या है, तो हम इसको उत्तराखंड के सापेक्ष समझेंगे। तो हिमनद क्या होता है, एक बर्फ का बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। इसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है ना। आप जानते होंगे ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी मिलता है किसके रूप में मिलेगा, बर्फ के रूप में मिलेगा। टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है हिमालय जैसे क्षेत्रों में, बड़े पहाड़ों पे। ठीक है, तो देखिए ये हिम हैं, पूरे हिम के टुकड़े हैं जो पहाड़ पे ये फैले हुए हैं। ठीक है, अब क्या है ये, तो हिमनद क्या हुआ, हिमनद है हिमों का समूह। ठीक, अब यहाँ पे हिमनद है, यहाँ इस ये पहाड़ का ढाल है, स्लोप है, तो ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा, ये हिमनद नीचे की तरफ सरकेगा, नीचे की तरफ धीरे धीरे आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये जैसे ही नीचे आएगा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से ये हिमनद मतलब हिम पानी में बदलेगा, और ये पानी जो है नीचे की तरफ नदियों का रूप ले लेगा। छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पहाड़ों से जो निकलती हैं, हिमनदों से निकलती हैं। अभी आप देखेंगे कैसे धौली गंगा जो यहाँ पे घटना हुई है, ऋषि गंगा या धौली गंगा पे ये हिमनद का कैसे लैंडस्लाइड एवलांच हुआ। यहाँ से क्या होती है, नदियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ मिलके बड़ी नदियों को रूप ले लेती हैं, और ये फिर नदियाँ प्लेन में आ जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं, जिसमें से एक प्रमुख नदी आपकी गंगा है, और ये बहती हुई सागरों में मिल जाती है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना हुई। तो हिमनद क्या है, हिम का समूह है जो नीचे की तरफ सरकता है, नदियों के समान ये भी नीचे की तरफ सरकता है। ठीक है, और जैसे धीरे धीरे सरकता रहता है। अभी क्या हुआ, अब यहाँ पे लेकिन सपोज करिए, कल्पना करिए किसी कारणवश ये यहाँ पे इस पहाड़ पे हलचल हो, अचानक हलचल हो,
और ये हिमनद या किसी और कारण से अचानक पूरा हिमनद टूट के नीचे की तरफ गिर जाए, मतलब 1-2 किलोमीटर का बड़ा सा हिमनद, हिम का छेद, हिम चूंकि एक पूरी प्रकार से बर्फ सॉलिड होता है, नीचे की तरफ गिर जाए। बताइए, पूरा नीचे की तरफ गिर रहा है ये, तो क्या करेगा ये बताइए? जो उत्तराखंड में हुआ वही करेगा ना, आसपास के क्षेत्रों को बिल्कुल तोड़ता हुआ नीचे जाएगा। और नदियाँ, जो नदी घाटियाँ हैं, देखिए ये अचानक उसमें बाढ़ आ जाएगी, बहुत तेज पानी का सैलाब एकदम दिखाई देगा आपको चारों तरफ, पहाड़ टूट टूट के गिरेंगे। मतलब हिमस्खलन के साथ साथ क्या होगा, भूस्खलन भी होगा, कि जो चमोली में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अब आपके समझ में यहाँ से क्या हुआ होगा कि हिमनद क्या है? तो हिमनद क्या है? एक बर्फ का समूह है। चमोली में क्या हुआ? एवलांच हुआ, हिमस्खलन हुआ। हिमनद टूटा नहीं, ये कोई भौगोलिक शब्द ही नहीं है हिमनद का टूटना, ये हिमनद का गिरना है, हिमनद का सरकना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवलांच। ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण ये जो है, आप देखिए उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं की बारंबारता दिन रात बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मानव का क्या हस्तक्षेप हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि ये घटना घटित कैसे हुई, इसको आप समझिए पहले। तो देखिए, हम यहाँ पे गंगा नदी का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिससे आपके समझ में आ जाए कि उत्तराखंड की घटना क्या थी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, चमोली जनपद की प्राकृतिक आपदा या चमोली जनपद का हिमस्खलन। चमोली का हिमस्खलन। ठीक है, देखिए क्या हुआ। आप लोग गंगा का स्ट्रक्चर समझते होंगे। तो देखिए, ये एक नदी है, कौन सी नदी? भागीरथी। और ये नदी है दूसरी वाली, ये अलकनंदा। जहाँ दोनों आकर मिलती हैं, इसका नाम क्या है? अलकनंदा। ये नदी है भागीरथी। ठीक है, जहाँ ये दो नदियाँ पे मिलती हैं, स्थान है देवप्रयाग। इसके बाद यहीं देवप्रयाग से इसका नाम पड़ता है गंगा। फिर ये जाके यहाँ पे फरक्कम 2 भागों में बढ़ती है, एक हुगली और दूसरी पद्मा। ठीक है ना, चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में। तो ये अलकनंदा और ये भागीरथी। अलकनंदा के साथ कुछ इसकी और सहायक नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, जिसे हम लोग पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक है, कौन सा प्रयाग? ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग पहले समझ लीजिए। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। फिर यहाँ पे देखिए कर्णप्रयाग है, ऊपर इसके कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आके इससे मिलती है अलकनंदा में। फिर नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग में नंदकी नदी। सबसे ऊपर जो प्रयाग है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या? कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ठीक है ना। विष्णु प्रयाग में जो नदी अलकनंदा से आके मिलती है उसका नाम क्या है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ये काली वाली है अलकनंदा, देखिए अलकनंदा ऊपर बढ़ा दिया हमने। और ये विष्णु प्रयाग में जो नदी आके मिल रही है यहाँ पे, इसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, ये नदी स्थान विष्णु प्रयाग, ये है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमानी से निकलती है। तो सतोपंथ ये भी एक हिमनद है। जो मैंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ का एक टुकड़ा है वो नीचे आएगा, पानी मेल्ट हो जाएगा और क्या होगा? मेल्ट होकर पानी में, मतलब बर्फ मेल्ट होकर पानी में बदल जाएगी, यहाँ से नदी निकलना शुरू हो गई। यही धौली गंगा में, जहाँ से धौली गंगा निकल रही है, इसकी एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। कौन सी गंगा? ऋषि गंगा भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसी सोर्स से जो है, जो जहाँ से ये ऋषि गंगा निकल रही है
वही पूरा हिमनद, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, टूट के अचानक नीचे गिरा है। यही एक प्राकृतिक घटना जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुई। ये पूरा बड़ा सा हिमनद जब नीचे गिरेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा? धौलीगंगा में आएगा। धौलीगंगा से विष्णु प्रयाग को प्रभावित करेगा, ऐसे नीचे आता चला जाएगा, नहीं, पूरा पानी का सैलाब बहेगा नीचे। यही घटना यहाँ पर घटित हुई है कि एक बड़ा सा हिम का टुकड़ा जो है नीचे आके सरक गया। अब प्रश्न उठता है ये सरका क्यों? ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग पूरी रिसर्च होगी, पूरी एनालिसिस होगी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो आप ध्यान दिए होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे सुरंग खोदी जा रही थी। सुरंग में बहुत सारे लोग फंस गए। अब देखिए ये पहाड़ है, ठीक है ना। इस पहाड़ में आप इस ऊंचाई पे सुरंग खोद रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल। अब ड्रिल करते हैं तो क्या आपका मकान हिलता है, तो ये पहाड़ नहीं हिलेगा क्या? हिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कुछ पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, विद्युत पावर प्रोजेक्ट। तो अब जब पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो देखिए क्या होगा, पानी का जमाव इकट्ठा हो जाएगा। जमाव जब इकट्ठा होगा तो कहीं से प्रेशर पड़ेगा नीचे। जब प्रेशर नीचे पड़ेगा तो क्या यहाँ पर डिसबैलेंस नहीं होगा? क्या होगा? तो मानो क्या कर रहा था यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि पावर प्रोजेक्ट के लिए डैम कई बनाए हैं, ड्रिल कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। सड़क बनाने के लिए इन पहाड़ों को हम तोड़ रहे हैं बार बार। अब जब ये तोड़ेंगे, बम का विस्फोट होगा, डायनामाइट से तोड़ा जाएगा, तो ये ऊपर वाला क्या ये टुकड़ा हिलेगा नहीं? जाहिर सी बात हिलेगा। जब हिलेगा तो क्या टूट के नीचे नहीं गिरेगा, सरकेगा ना। तो जो इसकी कैपेसिटी सरकने की धीमे थी बहुत तेज हो गई, अचानक ही गिरा। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ों पे, जो इसको नीचे आने से रोकते हैं, है ना। पहाड़ों पेड़ पौधे इन हिम को, इस लैंड्स को नीचे आने से रोकते हैं। जब इसको भी हम काट देते हैं तो फिर क्या होगा, ये नीचे आसानी से हिम आ जाएगा। ठीक है। यही सारी घटनाएं जो हुई ये चमोली जनपद में ऋषिगंगा या धौलीगंगा के क्षेत्र में हुई, यही चमोली की प्राकृतिक आपदा है, जिसको हम लोग कहते हैं चमोली में हिम या ग्लेशियर फट गया। तो ग्लेशियर फटा क्या, वो सरक गया नीचे, एवलांच हो गया और यहाँ के आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ इस घटना का कारण क्या है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसे यहाँ पर अगर पूरा विश्लेषण से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि पहाड़ों पे हम लोग ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं बड़े बड़े, और पेड़ों को काट रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। इन सब कार्यों से, मानव के हस्तक्षेप से यहाँ पे पहाड़ों पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। ये अचानक परिवर्तन आया और यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी सी घटना घटित हुई जिसे हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। तो आइए हम लोग ये भी बात करें उत्तराखंड के हिमस्खलन का कारण। उत्तराखंड के हिमस्खलन का क्या कारण हुआ? तो जैसे आप अभी ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हिमस्खलन क्या है, तो आप समझ गए होंगे। अब उत्तराखंड के हिमस्खलन का क्या कारण है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये आपके सिलेबस में आ सकता है, निबंध में आ सकता है, ठीक है, या थर्ड पेपर में पीसेस में आ सकता है। तो यहाँ पर हेडिंग आप लोग बना लीजिए, उत्तराखंड के हिमस्खलन का कारण। देखिए इस पूरे कारणों को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हो सकता है प्राकृतिक कारण हो, प्राकृतिक कारण, और दूसरा जो हमारी समझ में आ रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, वो मानवीय कारण हो सकता है। मानवीय कारण, तो कौन कौन से मानवीय कारण हैं, कौन कौन से प्राकृतिक कारण हो सकते हैं इस हिमस्खलन के? तो जैसे देखिए कि आप ये हम बात कर रहे हैं कि पहाड़ से हिम टूटा है। ये पहाड़ हिमालय पे ये हिमस्खलन टूटा। तो आप जान जाइए कि हिमालय क्षेत्र जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, कौन कौन सी दो प्लेटें? एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यूरेशिया प्लेट, और दूसरी कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलिया। आप प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे तो जो
अब यहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। पहले चूंकि आप जानते थे यहाँ पे क्या था, जहाँ आज हिमालय है, टेथीस सागर था ना, इन प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, नीचे समुद्र का मलबा ऊपर उठ गया और यहाँ पर पहाड़ बन गया यूं यूं। अभी भी ये बढ़ रहा, ऊपर उठ रहा, एवरेस्ट की हाइट उठ रही। तो एक तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों का आपस में टकराने से एक नीचे हलचल ऑलरेडी हो रही है। जब ये हलचल होगी तो ऊपर क्या होगा, पहाड़ टकराए पे भी हलचल होगी और उससे हिम का नीचे गिरना संभव है। तो एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला कारण प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है। दूसरा देखिए, ये स्लोप पे है ना, ढाल है कि नहीं है, यहां पे बहुत सारा ढाल है, तीव्र ढाल है, ऊंचाई पे स्थित है। दूसरा प्राकृतिक, अब जब ढाल होगा तो जाहिर सी बात ग्रेविटेशन भी ज़्यादा तेज लगेगा, तब पर भी ये गिर सकते हैं। तो दूसरा हो सकता है ढाल। ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये हिमनद उच्च ढाल पे स्थित था, इसलिए आसानी से नीचे की तरफ सरक सकता था। तो ये अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक में सारी चीज़ें आ जाएंगी, दूसरी प्राकृतिक चीज़ों में ढाल आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेड़ इत्यादि कम हैं भी, क्योंकि वहाँ पे वनस्पतियाँ कम होती हैं। ठंडे क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु यहाँ पे पाई जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पेड़ कम होंगे, इससे भी एक कम होगा। तो अगला तीसरा आप लिख सकते हैं वनस्पतियों के आवरण का कम होना। बट यही दो मेन कारण है, प्लेट टेक्टोनिक और ढाल। प्लेट टेक्टोनिक आपस में प्लेटें टकरा रही हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसी घटना प्राकृतिक रूप से अक्सर होती रहती है ना। इसीलिए देखिए हिमालय पर अक्सर भूकंप भी आता रहता है, ज्वालामुखी तो नहीं आता लेकिन भूकंप जरूर आता रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मेन हमारा मुद्दा था मानवीय कारणों पे, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ। इसका एक प्रमुख कारण हो गया मानवीय कारण। उसमें आप देखिए क्या है मानवीय कारणों में, तो देखिए इस पर क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले एक बात चली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ये है कि पृथ्वी के तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन इत्यादि गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, वो अलग टॉपिक हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ कि तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ेगा तो ये हिमनद ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघलेगा। जब ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघलेगा तो जाहिर सी बात है नीचे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ लुढ़केगा। तो अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मानव जो है वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है। तो एक इसमें प्रमुख कारण आप एक डाल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। दूसरा और कारण क्या है, जैसे आपने देखा कि पहाड़ों पे सड़क निर्माण, सड़क निर्माण कहाँ पे, पहाड़ों पे। तीसरा आप देख सकते हैं सुरंग का निर्माण, पहाड़ों पे सुरंग का निर्माण, सुरंग निर्माण। चौथा प्रमुख कारण एक है जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बड़े जलाशय का निर्माण या डैम बनाया जा रहा है ना, तो जलाशय निर्माण आप लिखिए। इसके साथ साथ और 5-6 कारण लिख लीजिए। पहाड़ों पर वनस्पतियों के आवरण को नष्ट करना, पहाड़ों पर भवन निर्माण, इस प्रकार की जो एक्टिविटी मानव द्वारा की जा रही हैं, इससे भी ये हिमनद की सरकने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो ये दो कारण हुए प्रमुख रूप से, एक प्राकृतिक इसके कारण, दूसरा मानवीय कारण। मानवीय कारण के अंतर्गत ये प्रमुख कारण हैं जिसके कारण ये आपका हिमनद जो है उत्तराखंड से नीचे सरका। ठीक है। उसके सरकने से देखिए बाढ़ आई, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग कैसे निपटें। ठीक है। तो वो टॉपिक हो जाता है आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन से हम लोग बात चर्चा होगी क्या होता है आपदा प्रबंधन। जितनी आपदाएं आप देख रहे हैं सबका प्रबंधन एक ही जैसा होगा। उसके 3 चरण होते हैं। कौन सा, पहले का, आपदा के आने का पहले का, आपदा के समय का, फिर आपदा के बाद का। तो हर आपदा
का जो है अलग अलग मतलब प्रबंधन एक ही जैसा लगभग होगा, लेकिन अगर भूकंप आ रहा है तो उसके लिए अलग दूसरी तरह से तैयारी करेंगे कि भूकंप आए कि पहले क्या करेंगे, भूकंप के समय क्या करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, हिमस्खलन हुआ है, तो हिमस्खलन के पहले क्या करना था हमको। तो यही जो मानव की एक्टिविटी है, जितनी आप मानव की एक्टिविटी देख रहे हो, इसको तो नहीं रोक पाओगे कि प्लेटों को लड़ने से रोक दोगे, खुद तो नहीं रुकेगी ना। तो इसी को हमको रोकना है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, पहाड़ों पर सड़क का निर्माण कम करना है, बहुत आवश्यक हो तभी करिए, सुरंग मत बनाइए, जलाशयों का निर्माण मत करिए, पहाड़ों का इस्तेमाल अन्य क्रियाओं के लिए करिए, ठीक है ना। तो आपदा के पहले की प्लानिंग यही सब है कि जो मानव की एक्टिविटी है उनको आप कम कर दीजिए। फिर भी अगर इन प्राकृतिक कारणों से आपदा आती है तब हमको कैसे इसका बचाव करना है, लोगों को जागरूक करना है, बताना है, ठीक है। इस पे हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से इन ग्लेशियर्स को देखते रहें, उसकी साइज इत्यादि को देखते रहें, ठीक है। फिर बाई चांस आ ही जाता है तो कैसे लोगों को बचाना है, कैसे फिर उनको रिहैबिलिटेट करना है, पुनर्वास कैसे करना है, जो लोग पीड़ित हैं उनको कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। और ये आपका एक निबंध का टॉपिक हो गया। तो एक समरी छोटी सी मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको कैसे लिखना है, एक फ्रेमिंग करके। तो इसमें आपको जितने भी निबंध हों प्राकृतिक आपदाओं संबंधित, या आज ये उत्तराखंड की त्रासदी पे आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला है क्या कि आपदा क्या है, आपदा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसकी परिभाषा आपको देनी है। फिर जो भी ये प्राकृतिक आपदा अगर इसमें से आई, हिमस्खलन आया तो हिमस्खलन की परिभाषा लिखना है। इसका फिर कारण देना है। तो आपने देखा कि दो कारण थे, प्राकृतिक और मानवीय, इन कारणों की थोड़ा सा व्याख्या कर देना है। फिर बचाव, ठीक है ना। तो प्रबंधन कैसे करेंगे वही बचाव आएगा। इस प्रकार से आपका हर एक निबंध इसमें से तैयार होगा, चाहे वो भूकंप आए, चाहे ज्वालामुखी आए, चाहे भूस्खलन हो, चाहे सुनामी हो, चाहे टॉर्नेडो हो, इसी फ्रेमिंग पे ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे, नमस्कार।